Assalamu alaikum guys, welcome back. Muhammad Ahmad is here from SAM Preparations. We are dealing with the preparation of different kinds of competitive exams such as lecture zoology, botany and biology. आज जो हमारा टेस्ट है वो कम्युनिटी इकोलॉजी का टेस्ट है पूरे चैप्टर का. If few people want to join our test session, you can contact us at the given numbers or you can find us on Facebook in our group or page with the name of SAM Preparation. हम कम्युनिटी इकोलॉजी का कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रेपरेशन ऑफ पीपीएससी जोलॉजी एंड बायोलॉजी. इसका जो बुक सोर्स है वो पी एस वर्मा एंड वी के अग्रवाल की बुक सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी है. तो इसके जो कोर्स कंटेंट्स हैं इस चैप्टर के, ये टॉपिक्स जो कि हमने इस वीडियो में कवर करने हैं, उसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी, कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटीज़, स्ट्रेटिफिकेशन जो कि फर्दर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन में डिवाइडेड है, इनको डिस्कस करेंगे. देन हैबिटेट एंड नीड, कम्युनिटी मेटाबॉलिज्म, कम्युनिटी स्टेबिलिटी, इकोटोन एंड एज इफेक्ट, फैक्टर कंपनसेशन एंड इकोटाइप, और एंड पे जो है इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स. ये चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन. कम्युनिटी की सबसे पहले डेफिनेशन का आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि डिफरेंट स्पीशीज़ का कम्बिनेशन जो कि उसमें उसके तमाम एबायोटिक बायोटिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं. ऑल द लिविंग entities of an ecosystem form a single biotic component, the community or biotic community. Community is claimed to have one or more following attributes. ये इसके attributes हैं, ये अगर हो तो that is the community. Co-occurrence of species, recurrence of a group of same species, homeostasis और self-regulation. ये जो हैं इसके 3 attributes हैं communities के. आगे फर्दर कम्युनिटीज़ माइनर्स भी हो सकती हैं और मेजर कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं. माइनर कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं एडजेसेंट कम्युनिटीज़ पे फॉर देयर रिसोर्सेज, और बाकी जो चीज़ें होती हैं उनके लिए वो डिपेंड करती हैं अपनी साथ वाली कम्युनिटीज़ पे. जबकि मेजर कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटीज़ होती हैं और मोस्टली वो इंडिपेंडेंट होती हैं. कम्युनिटीज़ डिफर फ्राम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. अब कम्युनिटीज़ जो है प्लेस टू प्लेस तो वेरी करती ही हैं, लेकिन एक ही प्लेस पे डिफरेंट टाइम पीरियड के लिहाज से भी कम्युनिटीज़ वेरी करते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें फिर जो है वो उसके बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं. बायोटिक फैक्टर में उसके पॉपुलेशन साइज़ वेरी हो सकता है जो कि उसके बर्थ रेट, डेथ रेट या फिर माइग्रेशन, ई माइग्रेशन, इन चीज़ों की वजह से चेंज हो सकता है. और उसके जो है एबायोटिक फैक्टर में उसके बाकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो वेरी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम. सो प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम कम्युनिटीज़ वेरी करते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इसकी करैक्टरिस्टिक की बात करें, सबसे पहले है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, देन ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स, देन डोमिनेंस, फिर जो है रिलेटिव अबंडेंस और ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स. तो ये जो है इसकी 5 करैक्टरिस्टिक हैं. स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ होती हैं कम्युनिटी में. उसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं. ये कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होती कि इसने इतनों, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं एक कम्युनिटी में. उसकी ग्रोथ या स्ट्रक्चर जो है, ग्रोथ मेनली जो है उसके बायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसके पॉपुलेशन साइज़ पे, या उसका स्ट्रक्चर जो है उसकी स्ट्रेटिफिकेशन पे, उसकी लेयरिंग पे डिपेंड करता है कम्युनिटी की. देन है डोमिनेंस. डोमिनेंस या इकोलॉजिकल डोमिनेंट एक टर्म है. वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं. अब वो स्पीशीज़ या तो उस कम्युनिटी की मेन पॉपुलेशन हो सकती है इन नंबर्स, इन साइज़, ठीक है, सबसे ज़्यादा उसी के मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर वो मेन सोर्स हो सकती है उस कम्युनिटी का फॉर फूड या फॉर बाकी पर्पस जो होते हैं उसके. तो उसमें जो है वो फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कम्युनिटी में मेन जो है पॉपुलेशन हमारे पास फॉरेस्ट है. तो फॉरेस्ट ही हैं जो कि तादाद में ज़्यादा हैं, नंबर में ज़्यादा हैं, साइज़ में ज़्यादा हैं, और मेन जो है सोर्स जिस पे पूरी कम्युनिटी या पूरी पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है, पूरी पॉपुलेशंस बाकी जो है उसी पे डिपेंड कर रही है, दैट इज़ द डोमिनेंट स्पीशीज़ या डोमिनेंस या इकोलॉजिकल डोमिनेंट स्पीशीज़ कहते हैं. देन है रिलेटिव अबंडेंस. रिलेटिव अबंडेंस क्या है? डिफरेंट पॉपुलेशन इन अ कम्युनिटी एग्जिस्ट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. तो डिफरेंट पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन एक कम्युनिटी में डिफरेंट होता है. इस कंसेप्ट को जो है वो रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं. उसमें ट्रॉफिक स्ट्रक्चर मेनली जो है उनके फीडिंग बिहेवियर पे डिपेंड करता है. फीडिंग बिहेवियर में हम ये देखते हैं कि कौन किसको खाता है, हु ईट्स होम, ये उसमें कंसेप्ट आता है. उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होती है
यानी कि वो हर्बीवोर्स होते हैं, प्रीडेटर स्प्रे रिलेशनशिप हो सकता है, फिर उसमें कार्निवोर्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ें सारी, ये कंसेप्ट जो है वो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है, तमाम ये करैक्टरिस्टिक्स हैं कम्युनिटी की। तो ये दिस इज़ द ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटीज़। नेक्स्ट है देयर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिहाज से जो है इकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट तरह से जो है उन्हें क्लासीफाई किया है। इन टर्म्स ऑफ जनरल ग्रोथ, कंपोजिशन, शेप ऑफ वेजिटेशंस, वेजिटेशंस की बेस पे इन्हें फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड और टुंड्रा में क्लासीफाई किया गया है। ये चार जो है चीज़ें आपने याद रखनी है, इनके नेम्स। इसके अलावा जो है वाटर हैबिटेट की बेस पर इन्हें हाइड्रोफाइटिक, मिजोफाइटिक और जीरोफाइटिक में डिवाइड किया गया है बेस ऑन वाटर हैबिटेट। हाइड्रोफाइटिक में जो है वो प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक हैबिटेट होती है, मीज़ोफाइटिक में जो है वो मॉडरेटली होते हैं, और ज़ीरोफाइटिक में जो है वो ड्राई कंडीशंस होती हैं, ये एरिड कंडीशंस होती हैं, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है कम्युनिटीज़ ग्रोइंग इन कंडीशंस ऑफ अबंडेंट लाइट। लाइट की अगर बेस पे उन्हें डिवाइड किया जाए तो हीलियोफाइटिक और सियोफाइटिक। हीलियोफाइटिक क्या होती हैं, जो कि ज़्यादा लाइट के अबंडेंस में होती हैं, जबकि सियोफाइटिक क्या होती हैं, जो कि डार्कर या शेडी एरियाज़ में कम्युनिटीज़ होती हैं, उन्हें सियोफाइटिक कहते हैं। इसके अलावा दो टर्म्स हैं, सीरियल एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। सीरियल कम्युनिटीज़ वो होती हैं जो कि चेंज होती रहती हैं, जो कि फ्लक्चुएट करती रहती हैं, ठीक है। अब ये दो तरह से हो सकती है इनमें चेंजेस, या फिर जो है बायोटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, या फिर एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकती है सीरियल कम्युनिटीज़ में चेंजेस। तो ये दोनों तरह से हो सकती हैं, जबकि स्टेबल कम्युनिटीज़ या क्लाइमैक्स कम्युनिटीज़ वो होती हैं जो कंपैरेटिवली स्टेबल रहती हैं, जिसमें कंडीशंस जो हैं वो स्टेबल रहती हैं, चेंज नहीं होती। सो ये इनकी क्लासिफिकेशंस थी। तीन तरह से जो है ऊपर तीन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासीफाई किया गया। एक क्या, जनरल ग्रोथ, कंपोजिशन या शेप ऑफ वेजिटेशन, दूसरा अबंडेंस ऑफ वाटर, एंड तीसरा जो है वो अबंडेंस ऑफ लाइट। कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटीज कंप्राइजेज द फॉलोइंग पैरामीटर्स: साइज, नंबर ऑफ स्पीशीज, डोमिनेंस एंड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। साइज जो है कम्युनिटीज़ का, वो स्मॉलर भी हो सकती है कम्युनिटी और लार्जर भी हो सकती है। लार्जर कम्युनिटीज़ में बड़े से बड़े जितना ज़्यादा एरिया होगा, उतनी ज़्यादा उसमें स्पीशीज़ या पॉपुलेशंस के प्रेजेंट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, उतनी बड़ी कम्युनिटी होगी वो। स्मॉलर कम्युनिटी बिल्कुल छोटी सी जगह पे चंद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन की भी एक कम्युनिटी हो सकती है, दैट इज़ द स्मॉलर और माइक्रो हैबिटेट उसे कह सकते हैं हम। लार्जर कम्युनिटीज़ में फॉरेस्ट हो सकते हैं, डेजर्ट्स हो सकते हैं, जितना ज़्यादा एरिया वो ऑक्यूपाई करेंगे उतनी बड़ी कम्युनिटी होगी। इसके अलावा जो है स्मॉलर में इवन के एक लीफ है, उसकी अपर सरफेस पे और कम्युनिटी हो सकती है, लोअर सरफेस पे उसके और कम्युनिटी हो सकती है। इस हद तक माइक्रो हैबिटेट में भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, उनको वेरी स्मॉल स्मॉलर कम्युनिटी कहते हैं। तो ये इनका साइज़ वेरी करता है। नंबर ऑफ स्पीशीज़ भी ग्रेटली वेरी करता है। कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि इतने नंबर हो तो एक कम्युनिटी बनेगी, अदरवाइज नहीं। 2 से ऑनवर्ड जो है वो कितनी भी स्पीशीज़ हो सकती हैं, मिनिमम 5 तक भी हो सकती हैं, 4 तक भी, और आगे थाउजेंड्स तक, हंड्रेड्स तक भी हो सकती हैं एक कम्युनिटी के अंदर। इसी तरह डोमिनेंट्स हैं। डोमिनेंट्स पहले बात की है मैंने, वो स्पीशीज़ जो कि उस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव होती है, ठीक है, वो उसकी डोमिनेंट स्पीशीज़ है। वो दैट मे बी इन बल्क, नंबर एंड साइज़, ठीक है। जो बाकी जो है उसके कम्युनिटीज़ की मेजर करैक्टरिस्टिक को शो कर रही होती है, जिसकी वजह से उस कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, वो उसकी जो है वो डोमिनेंट स्पीशीज़ है, डोमिनेंट्स हैं, इकोलॉजिकल डोमिनेंट उन्हें कहते हैं। और मेजर कम्युनिटी का बायोमास भी वही क्रिएट करते हैं। इसके बाद है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, द रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन विच अ टैक्सॉन कैन टॉलरेट, दैट इज़ द इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड में तमाम इन्वायरमेंटल कंडीशंस आती हैं जो कि एक टैक्सॉन टॉलरेट कर रहा है। उसमें टेम्परेचर, उसमें वाटर, उसमें पीएच, उसमें बाकी सारी जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस वो उसमें आती हैं। इसके बाद स्ट्रैटिफिकेशन है। स्ट्रैटिफिकेशन, या जिसे हम कह रहे हैं अदर वर्ड्स में स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। स्ट्रैटिफिकेशन फॉर्म वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग जनरल प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये स्ट्रैटिफिकेशन या स्ट्रक्चर ही है जो कि डिफरेंट लेयर्स में कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करता है। अब ये फर्दर दो तरह की होती हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन और vertical stratification. Stratification may be resulted by following factors: specific tolerance and adaptations,
chemical reaction taking place between the byproducts and the physical stratification. Other organisms take up temporary or permanent residence as direct response to the presence of initial residence. जो ये फैक्टर्स हैं जो कि जिनकी वजह से स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो होती है। ये 3 फैक्टर हैं। आगे इसकी टाइप्स हैं स्ट्रेटिफिकेशन की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को देखते हैं तो ये टाइप्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी, थोड़ी कंसंट्रेशन से चीज़ों को समझना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल जो है इसमें डिफरेंट जोन्स बनते हैं जिसे जोनेशन कहते हैं, ठीक है। शैलो पोन्ड्स में जो कि कम गहरे होते हैं, जोनेशन जो है या फॉर्मेशन ऑफ जोन उसमें कम होती है, जबकि डीपर पोन्ड्स या लेक्स जो होती हैं उनमें ज़्यादा होती है। उनमें फर्दर जो है 3 तरह के जोन्स जो हैं वो बनते हैं, लिटोरल जोन्स, लिम्नेटिक जोन और प्रोफंडल जोन्स। लिटोरल जोन्स कौन से होते हैं? जो कि शोर्स के नियर होते हैं, करीब होते हैं, नियर शोर जोन भी इसे कहते हैं, किनारों के नज़दीक जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिम्नेटिक जोन्स कौन से हैं? वेल लाइटेड विद ओपन सरफेस ऑफ वाटर फार फ्रॉम द शोर, ठीक है। अब किनारों से थोड़ा सा आगे आ जाएं तो तमाम सरफेस ऑफ वाटर जो है वो जो किनारों से थोड़ा आगे इनर साइड की तरफ, सी की एग्जांपल ले लें या कोई लेक या किसी की भी ले लें, तो वो उसकी ओपन सरफेस है, जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर रही है उसके अंदर, वो उसका लिम्नेटिक जोन है। आगे प्रोफंडल जोन क्या है? वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द जोन है, डीपर जो पार्ट है सी का या लेक का या पॉन्ड का जो भी हम ले रहे हैं उसका, वो जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती वो उसका प्रोफंडल जोन है। ये डायग्राम में देखें, इसको मजीद क्लियर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये जो साइड्स पे आपको वेजिटेशन वगैरह नज़र आ रही है, ये साइड पे जो आपको वेजिटेशन वगैरह नज़र आ रही है, ये वाली, यहाँ तक जो बाउंड्री है ये है लिटोरल जोन, और इधर से ये यहाँ तक शोर के करीब करीब नियर शोर जोन जो है, ठीक है। बाकी जो ये सारा ओपन सरफेस वाटर है यहाँ तक जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर रही है, अदर देन लिटोरल जोन, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये यहाँ तक ये लिम्नेटिक जोन है, और उसके अलावा नीचे जो डेप्थ में है ये जोन जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर रही, ये प्रोफंडल जोन है। ये 3 तरह के जोन जो है इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट है रॉकी सी शोर। In case of animal communities of rocky seashores, there are following 4 distinct zones: Balance zone, littoral zone या intertidal zone, holes and cracks in the rocks and rock pools। ये 4 zones हैं जो कि rocky seashore में present होते हैं in horizontal stratification। बैलेंस जोन में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो कि रॉक्स की सरफेस पे एक्सपोज्ड होते हैं, उसमें बैलेंस और पेटिला ये 2 ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनकी एग्जांपल्स आती हैं। लिटोरल या इंटरटाइडल जोन्स कौन से होते हैं? जो कि स्टोन्स या रॉक्स के नीचे जो सरफेस प्रेजेंट होती है उनमें पाए जाते हैं। इसमें जो है वो क्रस्टेशियंस, कोलम्बोला वगैरह ये ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनकी हैबिटेट वहाँ पे होती है। इसके बाद होल्स एंड क्रैक्स इन द रॉक्स। रॉक्स में जो होल्स एंड क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं उसमें भी बहुत से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सच एज क्रस्टेशियंस, स्मॉल सी स्कम्बर्स एंड रॉक बोरिंग बाइवल्व्स। इसके अलावा एनिलिड वर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें, तो ये इस जोन में प्रेजेंट होते हैं, इनका हैबिटेट इस जोन में है। इसके अलावा रॉक पोल्स हैं। रॉक पोल्स जो हैं ये वो एनिमल्स हैं जो कि डायरेक्ट करंट ऑफ वाटर से एस्केप होके रॉक्स के अंदर आके छुप जाते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो डायरेक्ट करंट ऑफ वाटर को फेस नहीं कर सकते, तो ये रॉक पोल्स एनिमल्स होते हैं। इसके बाद है सैंडी शोर। ये था रॉकी शोर जिसमें हमने 4 जोन्स डिस्कस किए, बैलेंस जोन, लिटोरल जोन, होल्स एंड क्रैक्स एंड रॉक पोल्स। इसमें डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट हैबिटेट होता है, ये आपने जो है वो देखना है। इसके बाद है सैंडी शोर। सैंडी शोर बेसिकली रेतीला होता है, जो मड टाइप होता है, जिसके अंदर ज़्यादातर बर्वर्स या डिवेलिंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि उनके अंदर होल्स क्रिएट कर रहते हैं, जो कि उनके अंदर बर्रोज क्रिएट करके उसके अंदर छुप जाते हैं, वहाँ पे उनका हैबिटेट होता है, सच एज एनिलिड्स या आर्ची एनिलिड्स। ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये स्पिनाइड्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रेत के अंदर अपने जो है होल्स क्रिएट करते हैं और वहाँ पे रह लेते हैं, बर्वर्स जिन्हें कहते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म जो होती है इनकी पॉपुलेशन ये मड एरियाज़ और सैंड एरियाज़ दोनों पे अडॉप्टेड होते हैं, दोनों में, क्योंकि इन्होंने डिवेलिंग या बर्वर्स क्रिएट करनी होती हैं, तो इसलिए जो है वो ये उसी हैबिटेट से अडॉप्टेड होते हैं। तो दिस वाज अबाउट द हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन।
इसको एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि जो है वो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएँ। हॉरिज़ॉन्टल स्ट्रैटिफ़िकेशन में बेसिकली हमने जो है वो ज़ोनेशन डिस्कस की है। 3 टाइप्स ऑफ ज़ोन, लिटोरल, लिम्नेटिक एंड परफोंडल ज़ोन्स, ये बताए हैं। लिटोरल ज़ोन्स कौन से होते हैं? जो कि नियर शोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और लिम्नेटिक जोन्स कौन से होते हैं? लिटोरल जोन के अलावा जो ओपन सरफेस ऑफ वाटर है जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट कर सकती है। उसके बाद जो है परफंडल जोन है जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती। डीप इन द ओशन या लेक्स या पोन्स प्रेजेंट होते हैं ये। रॉकी सी शोर जो है 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स: बैलेंस जोन, लिटोरल जोन, होल्स एंड क्रैक्स एंड रॉक पोल्स। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, उस लिहाज से इनको जो है वो जोन्स ये इनका नाम दिया गया है। इसके अलावा सैंडी शोर्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो रेत के अंदर रहते हैं, या बोरोज होते हैं वो इसमें रहते हैं। फिर वो इसके अलावा मड में भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट है वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। ये उससे थोड़ा और जो है कम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें और बहुत से ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको थोड़ी और कंसंट्रेशन से इनको समझना पड़ेगा। वर्टिकल ग्रेडियंट्स सच एज environmental factors, availability of sunlight, the temperature, and so bring about a recognizable stratification in water bodies. The oceanic regions comprises of two zones. Oceanic regions वो है कॉन्टिनेंटल रीजन के अलावा, लैंड के अलावा जो सिर्फ जो है ओशन है, ओशन का पोर्शन है, उसमें जो है वो मेनली 2 जोन्स होते हैं। कौन कौन से? बैथियल जोन्स और ए बेसल जोन। बैथियल जोन कौन सा होता है? वो रीजन जहाँ तक कॉन्टिनेंटल स्लोप या राइज प्रेजेंट होती है, वाटर का वो रीजन जो है वो बैथियल जोन कहलाता है। जबकि ए बेसल जोन वो है जो डीप में प्रेजेंट होता है, ओशन का पोर्शन। इसको आगे फर्दर जो है वो डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन मज़ीद करूँगा। अभी आप जो इन टर्म्स को इनको जो है वो माइंड में रख लें कि कौन सी टर्म जो है किस से रेलिवेंट है। इसके बाद है, अगर लाइट पेनिट्रेशन के लिहाज से इनकी डिवीजन करें तो फर्दर 2 जोन्स क्रिएट होते हैं, यूफोटिक एंड एफोटिक। यूफोटिक ये लाइट कंपनसेशन जोन है जहाँ तक लाइट प्रेजेंट होती है, पहुँचती है। जबकि वास्टली थिकर या परमानेंटली डार्कर जोन जो है वो एफोटिक जोन है। अब इसमें बैथियल या फिर ए बेसल जोन्स दोनों आ जाते हैं। ये नेक्स्ट डायग्राम पे जब जाएंगे मज़ीद चीज़ें आपको तब क्लियर होंगी। द ओशनिक रीजन इज़ आल्सो इंक्लूडेड 2 मोर वर्टिकल जोन। इसमें फर्दर 2 जोन्स होते हैं वर्टिकल, बैथनिक जो कि बॉटम का जोन होता है, और पिलाजिक जो कि पूरी वाटर बॉडी जो है उसको ओवरऑल पिलाजिक कहते हैं। इसके अलावा द कम्युनिटी ऑफ पेलाजिक जोन्स इंक्लूड्स फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ज़ूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन्स कौन से होते हैं? इसमें मेनली प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, सच एज डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स, ग्रीन एल्जी, ब्राउन एल्जी। और ज़ूप्लैंक्टन्स में कौन से आते हैं? मेनली कंज्यूमर्स आ जाते हैं, सच एज फोरामिनिफेरा, रेडियो लेरिया, एनिलिड्स, वर्म, स्विमिंग स्नेल्स वगैरह। तो ये जो है इसके कम्युनिटी है पेलाजिक जोन की। लुक एट द डायग्राम। इसमें आपको जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जोन्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बैथियल और ए बेसल जोन्स कौन से हैं। बैथियल जोन ये हैं, ये वो जोन्स जो कि कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड राइज से बन रहे हैं। इससे ये जो जोन है ये सारा बैथियल जोन है। यहाँ से ऊपर ऊपर ये सारा क्या है? बैथियल जोन है। इसके अलावा जो डीप सी में प्रेजेंट होता है ए बाइसल, ये ए बाइसल जोन है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो लाइट पेनिट्रेशन की बेस पे देखें तो फर्दर जो है इसके 2 जोन्स हैं, यूफोटिक जोन और एफोटिक जोन। यूफोटिक जोन कौन सा है? अब यहाँ से देखें, जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट करेगी वो यूफोटिक जोन होगा, और जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट जहाँ पे नहीं करेगी, जो डार्कर पोर्शन होगा, वो क्या होगा? एफोटिक जोन। अब यूफोटिक जोन में कुछ पोर्शन जो है वो ए बाइसल का भी हो सकता है और बाकी बैथियल का भी हो सकता है, ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। फर्दर जो है इसकी क्लासिफिकेशन जो की गई है एज ए बेंथिक जोन और पेलाजिक जोन। बेंथिक जोन कौन सा होता है? वाटर बॉडी के अलावा जो बाकी पोर्शन है ओशन का, जिसमें कॉन्टिनेंटल या लैंड पोर्शन आ जाता है, वो बेंथिक जोन है। गॉट इट? और बाकी जो वाटर बॉडी, पूरी वाटर बॉडी है ओशन की, वो उसका पेलाजिक जोन है। अब पेलाजिक जोन की कम्युनिटीज़ भी आपने देखी हैं। बेंथिक जोन में जो है मेनली वो बर्वर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको रेत को या ज़मीन को खोद के उसके अंदर रहते हैं। तो ये 2 तरह की जो थी इसकी
कम्युनिटीज़ जो कि हमने डिस्कस की, और तमाम जोन्स जो हैं इसके डिस्कस किए। मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। बैथियल जोन कौन से हैं? रीजन ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड राइज, उसमें जो वाटर बॉडीज़ आती हैं वो बैथियल जोन्स हैं। और एबैसल जोन्स कौन से हैं? डीप ओशन में जो प्रेजेंट है वो एबैसल जोन, जो बैथियल जोन से नीचे प्रेजेंट है। इसके अलावा लाइट पेनिट्रेशन की बेस पे फर्दर जो है ना 2 जोन्स में डिवाइड किया गया है, यूफोटिक जोन और एफोटिक जोन। यूफोटिक जोन जहाँ पे लाइट कंपनसेट होती है, जहाँ पर लाइट पेनिट्रेट कर सकती है, जबकि एफोटिक जोन जहाँ पे जो कंपैरेटिवली थिकर है। फिर बेंथिक और प्लेजिक जोन में बेंथिक जो उसका बॉटम है जो कि कॉन्टिनेंटल या लैंड से बना होता है, और जबकि प्लेजिक जो है वो होल वाटर बॉडी है। होप्स हो कि इसमें जो है आप तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है नेक्टॉन्स। नेक्टॉन्स क्या होते हैं? दीज आर फ्री स्विमिंग मैरीन एनिमल्स विच आर एसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर मूवमेंट। इसमें जो है वो नेक्टॉन्स आते हैं। देन माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स दैट फ्लोट और स्विम ऑन सरफेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड न्यूस्टॉर्म्स। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिहाज से डिफरेंट टर्म्स हैं, ये आपने याद करनी है। Benthos are bottom dwellers for benthic environments. They are sessile forms such as limpets, chitons, mussels, oysters and sponges. ये वो हैं जो बेंथिक एरिया में रहते हैं, बेंथिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ये बेंथिक कम्युनिटी है, ये ऑर्गेनिजम्स। वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन इन कम्युनिटी इज आल्सो ऑब्जर्व इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब तक जो हमने वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ी है वो थी ओशनिक इकोसिस्टम के लिहाज से। अब जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। इसमें जो है ग्रासलैंड कम्युनिटी, द यूफेटिक जोन इसका जो है ग्रासलैंड कम्युनिटी का, उसमें फर्दर हर्बेशियस स्ट्रेटम और सबट्रेनियम स्ट्रेटम। हर्बेशियस स्ट्रेटम में जो है वो ग्रासेस, हर्ब्स ये एज ए प्रोड्यूसर प्रेजेंट होते हैं, जबकि रोडेंट्स, कैटल्स और इंसेक्ट्स ये एज ए कंज्यूमर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो फॉरेस्ट फ्लोर से या जो फ्लोर से सिंपली ऊपर ऊपर होते हैं ग्रास और हर्ब्स, जहाँ पे चाहे प्रोड्यूसर भी हैं और चाहे कंज्यूमर्स भी हैं। कंज्यूमर मेनली उसमें जो है वो इंसेक्ट्स होंगे या कोई कैटल्स है ग्रास लैंड में, ठीक है। जो फ्लोर से ऊपर ऊपर हैं वो हर्बेशियस स्ट्रेटम में आते हैं, जबकि सबट्रेनियम स्ट्रेटम में जो फ्लोर से नीचे चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें सॉइल कंटेनिंग लिटर, ह्यूमस, मिनरल्स ऑफ सॉइल्स, प्लांट रूट्स आ जाती हैं, राइजोम्स, ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, इंसेक्ट लार्वा, ये सारी चीज़ें जो नीचे प्रेजेंट होती हैं, ये दीज आर सबट्रेनियम स्ट्रेटम। तो ये ग्रास लैंड कम्युनिटी के फर्दर 2 जोन्स हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कम्युनिटी। अब वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन में थर्ड जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ फॉरेस्ट कम्युनिटी। फॉरेस्ट कम्युनिटी में जो है फर्दर 5 सब डिविजन्स हैं। सबट्रेनियम डिविजन्स, फॉरेस्ट फ्लोर, हर्बेशियस वेजिटेशंस, श्रब्स एंड ट्रीज। इनको जो है देखते हैं डायग्राम में, मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 3 फर्दर सब डिवीज़न में जो है वो डिवाइड किया गया है, जिसमें लीफ लिटर लेयर्स जिसे एल लेयर कहते हैं, पार्शियली डिकम्पोज लिटर्स और लेयर्स एंड ह्यूमस लेयर, ये भी फर्दर 3 ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो इसका जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसके 3 सब डिविजन्स हैं। फॉरेस्ट कम्युनिटी की 5 सब डिविजन्स जो हैं उसको इस डायग्राम में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सबसे नीचे अगर आप देखें सब टेरेनियम है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना है हमने, ठीक है। सब टेरेनियम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? इसमें रिच ह्यूमस है, रूट्स प्रेजेंट हैं, सॉइल, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन या इंसेक्ट्स के लार्वा हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके ऊपर फॉरेस्ट फ्लोर है। फॉरेस्ट फ्लोर में मेनली क्या चीज़ें होती हैं? ये इसका फॉरेस्ट फ्लोर है। इसमें मेनली डेड ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है या बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, एनिमल्स डिकेस प्रेजेंट हो सकते हैं। और उसके बाद जो है हर्बेशियस वेजिटेशंस हैं। हर्बेशियस वेजिटेशन के बाद जो है वो श्रब्स आ जाती हैं। अब ये फ्लोर से ऊपर वाली चीज़ें जो कि नज़र आ रही होती हैं, ये हर्ब्स हैं, और ये उसके बाद जो है श्रब्स हैं। श्रब्स के बाद जो है फॉरेस्ट स्ट्रेटा या ट्रीज जिसे कहते हैं हम, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है फॉरेस्ट कम्युनिटी की स्ट्रेटिफिकेशन है, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है। इसमें डिफरेंट इसके सब डिविजन्स को एक्सप्लेन किया गया है। इकोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ ए जोन और स्ट्रेटा डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी। फैंटन ने फर्दर जो है वो इकोलॉजिकल पोटेंशियल की बेस पे जोन्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले माइक्रोबायोटा। माइक्रोबायोटा में बैक्टीरिया, अल्जी, फंजाई, प्रोटोजोन, रोटिफर्स ये आते हैं। इसके बाद मीजोबायोटा, इसमें जो है वो नीमाटोड्स,
सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, स्पाइडर्स, इंसेक्ट्स, ये ऑर्गेनिजम्स आते हैं। जबकि थर्ड है वो है मैक्रोबायोटा। माइक्रोबायोटा में comparatively large organisms such as earthworms, starling, toads, lizards, snakes, rodents और even के large mammals और human beings, ये सारे मैक्रोबायोटा में आते हैं in terms of ecological potential of zones. He also classified these communities according to the feed habitats. Feed habitats की बेस पे उनको as a chemophagus, ectophagus, एंटोफेगस, प्रीडेटर्स या फिर शेल्टर्स, ये उनकी फीड हैबिटेट की बेस पे उनकी क्लासिफिकेशन है। ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। So this was all about the stratification, horizontal stratification and vertical stratification. इसमें होप सो कोई confusion आपको नहीं होगी। नेक्स्ट कंपैरेटिवली इजी टॉपिक्स हैं, उसमें हैबिटेट एंड निच है। निच क्या है? इज अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट विद इन विच ईच स्पीशीज इज हेल्ड बाय स्ट्रक्चरल एंड इंस्ट्रिंसिक लिमिटेशन। निच बेसिकली देखें, एक होती है हैबिटेट और एक होती है निच, ठीक है। इसका जनरल कंसेप्ट ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। हैबिटेट क्या होती है? वो टोटलिटी एबायोटिक फैक्टर की है, जहाँ पे स्पीशीज़ रहती है। जिस स्पीशीज़ ने जितना एबायोटिक एरिया घेर रखा होता है वो उसकी हैबिटेट है। अब निच में क्या आती है? निच में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो उसकी स्पेस देखते हैं फर्दर जहाँ पे वो रह रही है, और उसका उस अपनी कम्युनिटी में रोल किया है। ये दो चीज़ें हम निच में देखते हैं, स्पेशियल भी और उसका फंक्शन भी। इसके अलावा और कुछ टर्म्स हैं, माइक्रो हैबिटेट, शायद पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हैबिटेट के अंदर फर्दर जो है वो बिल्कुल स्मॉल एरिया पे जो कुछ स्पीशीज़ रहती हैं वो उनका माइक्रो हैबिटेट, सब डिवीजन जिसे कह रहे हैं, सब डिवीजन ऑफ द एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो है माइक्रो एनवायरनमेंट या माइक्रो क्लाइमेट, द स्पीशीज इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स इन द माइक्रो हैबिटेट ऑफ पॉपुलेशन आर कॉल्ड माइक्रो एनवायरनमेंट और माइक्रो क्लाइमेट। The ecological niche is inclusive terms that involves not only the physical space occupied by organism but also its functional role in the community that I have already described. कि ना उसमें इसका सिर्फ हम फिजिकली रोल देखते हैं, ये फिजिकल स्पेस जो उसने ऑक्यूपाई की है, बल्कि उसका फंक्शनल रोल भी देखते हैं कम्युनिटी में एक निच क्या है। तो ये जो है निच की टर्म्स को एक्सप्लेन करती हैं दो चीज़ें। फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोलॉजिकल निच ये तीन तरह के हैं, स्पेशियल और हैबिटेट निच। इसके बाद जो है वो ट्रॉफिक है, और उसके बाद जो है वो मल्टी फैक्टोरियल है, या मल्टी जो है वो वॉल्यूम के लिहाज से है। और इसके बाद जो है वो मल्टी फैक्टर या हाइपर वॉल्यूम निच है। स्पेशियल और हैबिटेट निच क्या होती है? दिस टाइप ऑफ निच परटेन्स द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। अब एक ऑर्गेनिज्म में अपनी कम्युनिटी में जो स्पीशीज जो स्पेस ऑक्यूपाई की है वो उसकी स्पेशियल और हैबिटेट निच है। फॉर एग्जांपल मिलीपेड्स की 7 स्पीशीज एक फ्रेश फ्लोर पे रहती हैं। अब उस हर स्पीशीज़ ने अपनी अलग अलग जो है वो पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई है। कोई जो है वो हार्टवुड में रहती है, कोई उसके सेंटर में रहती है, कोई उसके सरफेस पे रहती है, कोई बार्क पे रहती है, कोई नीचे लीव्स प्रेजेंट होते हैं उस पे रहती है। मतलब डिफरेंट उन्होंने लोकेशन जो है ऑक्यूपाई की होती है, कोई सरफेस पे रहती है। तो ये उनका क्या है, सारा स्पेशियल हैबिटेट या निच हैबिटेट जैसे कहते हैं, जो कि उसकी स्पेस को एक्सप्लेन करता है जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया। उसके बाद क्या है ट्रॉफिक निच। ट्रॉफिक निच में क्या है कि वो अपने कम्युनिटी में क्या रोल प्ले कर रही हैं। इन दिस केस 2 स्पीशीज लिव इन द सेम हैबिटेट बट दे ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉफिक निचेस बिकॉज ऑफ डिफरेंट फूड हैबिटेट्स। अब उनका फूड हैबिटेट डिफरेंट है, हालांकि वो सेम स्पेस में सेम हैबिटेट में रह रही हैं, तो इसलिए उनकी ट्रॉफिक निच जो है वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल इसमें दी गई हैं, नोटोनेक्टा एंड कॉर्सिका। ये क्या है, एक्वेटिक बग्स हैं दोनों। नोटोनेक्टा जो है एक्टिव प्रीडेटर है जो कि स्विम करती है अबाउट ग्रास्पिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, जबकि कॉर्सिका जो है वो मेनली डिकेइंग वेजिटेशन पे फीड करती है। तो हालांकि दोनों की हैबिटेट सेम है लेकिन उनका फीडिंग बिहेवियर जो है डिफरेंट है, इस वजह से उनकी ट्रॉफिक निच जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर और हाइपर वॉल्यूम निच। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर कम्युनिटी को या उसके अंदर पॉपुलेशन को कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई एक फैक्टर देख लें कि टेम्परेचर, वो कितना इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, फिर उसके साथ दूसरे फैक्टर को कंपेयर कर लें वो कितना कर रहा है, फिर तीनों को कर लें, फिर बहुत सारे फैक्टर्स को इकट्ठा कंपेयर कर लें किसी एक कम्युनिटी पे, किसको कि उसकी पॉपुलेशन को कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। दैट इज़ मल्टी फैक्टर और हाइपर वॉल्यूम निच। इसमें सपोज वी चेक द टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी
उसके बाद जो है उसको देखते हैं कि उनका टॉलरेंस इफेक्ट कितना है। अगर दोनों जो है इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, अगर दोनों जो है इंडिपेंडेंट फैक्टर हैं, फिर तो वो 2 डायमेंशनल बॉक्स क्रिएट करेंगे ना, अगर उनको एक ही ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाए। फर्दर आगे ग्राफ शो करते हैं। इसके अलावा अगर थर्ड फैक्टर्स में इंक्लूड कर लिया जाए एबायोटिक फैक्टर, तो फिर जो है उसके मतलब और सी उसमें कम्प्लेक्सिटी आ जाएंगी। 3 फैक्टर्स को हमने एट अ टाइम जो है कंपेयर करना पड़ेगा। इस तरह ये एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम होता है। डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो एक कम्युनिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उन तमाम फैक्टर्स को एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम कहते हैं। या दिस इज द फंडामेंटल निच ऑफ द स्पीशीज। व्हेन द फंडामेंटल निचेस ऑफ 2 स्पीशीज ओवरलैप, देन द 2 स्पीशीज आर कंपीटिंग। लुक एट द डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम में देखें, अगर हम 2 फैक्टर्स देखें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, अगर 2 ये इंडिपेंडेंट होते फिर तो ये इस शेप में डायग्राम आती, इस स्क्वायर शेप में या बॉक्स शेप में। लेकिन हमें पता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए जो है हमारे पास ये ओवल शेप में ग्राफ आ जाता है, ओवल शेप में उनकी रेंज ऑफ टॉलरेंस आ जाती है हमारे पास। इसी तरह अगर हम थर्ड फैक्टर इंक्लूड कर रहे हैं फास्फोरस का, एक था हमारे पास टेम्परेचर, एक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एक थर्ड फैक्टर है फास्फोरस का, तो उसको फिर जो है वो थर्ड एक्सिस में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह फिर रेंज ऑफ टॉलरेंस की डायग्राम या उसकी जो है वो शेप कुछ इस तरह होगी। इस 2 फैक्टर के लिहाज से ओवल शेप होगी और थर्ड जो है वो फास्फोरस के लिहाज से इस शेप में बन जाएगी, ठीक है। अगर मल्टी फैक्टोरियल्स हों, बहुत सारे और फैक्टर्स हों, तो उनको रिप्रेजेंट करने के फिर आगे फर्दर जो है इसमें कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट द मल्टी फैक्टर इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द कम्युनिटी और पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी। अगर ये फैक्टर्स, अब ये फैक्टर जो हैं, ये शेप जो हैं, ये उस स्पेसिफिक कम्युनिटी की निच को डिटरमाइन करती है। अगर किसी और कम्युनिटी या किसी और पॉपुलेशन की नीचे इसमें आ जाएगी, ओवरलैप करेंगी, जब ओवरलैप करेंगी तो उनके दरमियान कंपटीशन होगा, क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जो कि इतना अफोर्ड कर सकती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, इतनी स्पेस घेर सकती है और इतना एरिया उसका है। अगर यहाँ पे बाकी कोई और कम्युनिटी इन्फ्लुएंस करेगी तब जाके उनमें कंपटीशन होगा। This concept refers to the totality of abiotic and biotic factors to which a species is uniquely adapted. So ये मल्टी फैक्टर या हाइपर वॉल्यूम निच के कंसेप्ट से हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि एक कम्युनिटी जो है या एक स्पीशीज़ जो है वो टोटली एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं उसके, जहाँ पे वो अडॉप्टेड है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? मेजर एडवांटेज ये है, which organisms gain by occupying different niches is escape from continuous intense competition। डिफरेंट niches को ऑक्यूपाई करने से वो आपस में कंपटीशन उनका कम हो जाएगा, ओवरलैपिंग कम होगी। इसके अलावा सेग्रीगेशन इनटू niches also avoids confusion of activities between organisms in the community and permits a more orderly and efficient life cycle on the part of each species. This is another benefit of this factor. The next is the segregation of each species into different niches permits the occupancy of area by a large number of species, since they will better divide the available resources between them। जितनी ज़्यादा जो है वो niches होंगी, उतनी ज़्यादा species जो हैं उसमें एरिया को ऑक्यूपाई कर लेंगी और उनके दरमियान जो है रिसोर्सेज उतने इक्वली डिवाइड होंगे, उतने बेटर वे में डिवाइड हो जाएंगे। द मोर डिस्टिंक्ट द निच ऑफ ए स्पीशी इज़ द मोर इट कैन अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट। जितनी ज़्यादा उनकी निच जो है डिस्टिंक्ट होगी, उतने कम चांसेस होंगे उनमें कि कोई कन्फ्लिक्ट हो, और उतने ज़्यादा जो है ऑर्डरली, प्रोडक्टिवली और क्वाइट और एफिशिएंट जो है उनके वो लाइफ साइकिल्स या लाइफ गोल्स होंगे। कम्युनिटी मेटाबॉलिज्म, कम्युनिटी मेटाबॉलिज्म में मेनली जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी मेटाबॉलिज्म इज़ फंडामेंटल स्टडी ऑफ फूड रिलेशनशिप विद इन कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर जो फूड रिलेशनशिप है, कौन किसे खा रहा है, फूड वेब जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। तो जो फूड वेब जो कि उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है, तो ये उसमें कम्युनिटी मेटाबॉलिज्म में आता है। तो कम्युनिटी स्टेबिलिटी की बात करें, कम्युनिटी स्टेबिलिटी में मेनली जो है वो 2 तरह के सेंसेस हैं जिसके बेस पे हम उसको कह सकते हैं कम्युनिटी स्टेबल है या नहीं। एक है कम्युनिटी स्टेबिलिटी, जिसमें जो है वो बायोटिक फैक्टर हम मेनली देखते हैं कि बायोटिक फैक्टर कितना स्टेबल है, हमारे पॉपुलेशन साइज़ कितना स्टेबल है, ठीक है, जिससे कम्युनिटी बन रही है। क्या उसमें बर्थ रेट, डेथ रेट और ई माइग्रेशन, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें कंट्रोल हैं या कंटिन्यूसली हो रही हैं। दूसरी चीज़ है इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी,
हमारा इन्वायरमेंट जो है उसमें फ्लक्चुएशंस कितनी है, उसके एबायोटिक फैक्टर में उसका टेम्परेचर, उसमें बाकी चीज़ें जो है बायोटिक फैक्टर को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उनके अंदर कितनी फ्लक्चुएशंस हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी में। स्टेबल कम्युनिटीज़ आर जनरली टू फाउंड इन स्टेबल इन्वायरमेंट। जितनी इन्वायरमेंट स्टेबल होगा जितना उतनी स्टेबल कम्युनिटीज़ उसमें होंगी, जितना इन्वायरमेंट अनस्टेबल होगा उतनी अनस्टेबल कम्युनिटीज़ उसमें होंगी। कुछ कम्युनिटी जैसा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या कोरल रीफ ये ज़्यादातर जो है वो स्टेबल होती हैं, जबकि टुंड्रा वगैरह ये एक्सट्रीमली वेरिएबल होती हैं। इसके अलावा जो है मच ऑफ द फ्लक्चुएशन इज़ ड्यू टू वेरिएशन इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स which community cannot avoid. There are at least two mechanisms by which community structure affects the stability of variability of a community. दो तरह के जो हैं वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से एक कम्युनिटी स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है उसकी वेरिएबिलिटी को. फर्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी एंड स्ट्रक्चर एंड माइक्रो एनवायरनमेंट. द सेकंड वन इज mechanism by which community structure affect community stability and community diversity. फर्स्ट वन जो है उसमें यह है कि कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है, फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट कम्युनिटी की बात कर लें, वो किस तरह माइक्रो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. फॉरेस्ट कम्युनिटी में मेनली ट्रीज़ होते हैं, ट्री सबसे ऊपर होते हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेस करना होता है. कोई बारिश आती है या कोई तूफान आता है या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं सबसे पहले उन्होंने फेस करना होता है. बाकी एंड पे जो माइक्रो एनवायरनमेंट है नीचे, जो फॉर एग्जांपल किसी एक लीफ की कम्युनिटी को लेने, उस पर उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, कम ही इफेक्ट होगा ना, क्योंकि मेनली जो है वो बाकी मेन स्पीशीज़ ने इफेक्ट बियर कर लिया है. तो माइक्रो इन्वायरमेंट पे कम इफेक्ट होता है अगर कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा हो. इस तरह अगर वो कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऐसा हो कि उसमें कोई ऐसी ना हो, टुंड्रा की एग्जांपल ले लें या कोई और की, तो उसमें सब तकरीबन जो है उसको फेस करते हैं. इसी तरह स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी भी इफ़ेक्ट करती है उसके कम्युनिटी की वेरिएबिलिटी को. इसके बाद है इकोटोन एंड एज इफेक्ट. इकोटोन क्या है? इकोटोन बेसिकली वो ट्रांजिशन जोन है जो दो कम्युनिटीज़ के दरमियान प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब इसमें कंडीशन जो होती हैं उन दोनों कम्युनिटी के दरमियान इंटरमीडिएट होती हैं. कुछ कंडीशन एक कम्युनिटी की होंगी, कुछ दूसरी की होंगी, कुछ राइट की होंगी, कुछ लेफ़्ट की होंगी. इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इकोटोन की. फॉर एग्जांपल ग्रास लैंड और फॉरेस्ट के दरमियान कोई जोन है, ठीक है, या फिर जो है वो कोई बैंक है डिफरेंट स्ट्रीम्स के दरमियान, या फिर कोई एक है लैंड का पोर्शन है डिफरेंट टू रिवर्स के दरमियान. ये उनके दरमियान इकोटोन है जो कि दो कम्युनिटी को सेपरेट कर रहा है. अब इसमें जो है फर्दर एक है एज इफेक्ट. एज इफेक्ट क्या है कि एज इफेक्ट इकोटोन की वो पोटेंशियल है जिसके थ्रू वो बाकी स्पीशीज़ को अपना हैबिटेट प्रोवाइड करता है, बाकी स्पीशीज़ को वहाँ रहने के लिए जगह फराहम करता है. वो स्पीशीज़ अब डिपेंडेंट होती हैं दोनों कम्युनिटीज़ पे, लेफ़्ट वाली पे भी और राइट वाले पे भी. क्यों? फॉर एग्जांपल ऑल की बात करें, ऑल जो है स्पीशीज़ एक ग्रास लैंड और फॉरेस्ट के दरमियान रहती है, ठीक है. अब फॉरेस्ट पे वो क्यों डिपेंडेंट है? फॉरेस्ट में से वो ऐसी चीज़ें लाती है, लीव्स लाती है, स्ट्रॉज वगैरह लाती है ताकि वो अपना नेस्ट बिल्ड कर सके. और जो ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड कम्युनिटी पे वो शिकार करती है रोडेंट्स वगैरह का, वहाँ पे अपनी वो फूड लेके आती है. अब जो फ़ायदा उन्हें इकोटोन में रहने से हो रहा है वो ना फॉरेस्ट में रहने से होता, ना ही उन्हें ग्रास लैंड कम्युनिटी में रहने से होता. अब उन्होंने अपना हैबिटेट दरमियान में बना लिया है तो दोनों कम्युनिटी से फ़ायदा उठाने के वो काबिल हैं. सो दिस पोटेंशियल इज़ एज इफेक्ट. ये कंसेप्ट हैं इकोटोन और एज इफेक्ट के. इसके बाद है फैक्टर कंपनसेशन एंड इकोटाइप. फैक्टर कंपनसेशन इज दैट ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट देमसेल्फ मॉडिफाई द फिजिकल एनवायरनमेंट. अब ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फिजिकल एनवायरनमेंट का स्लेव तो नहीं होता, उनका गुलाम तो नहीं बन के रहता ना हमेशा के लिए. खुद के अंदर चेंजेस लेके आता है, खुद को अडॉप्ट कर लेता है डिफरेंट एनवायरनमेंटल कंडीशन को, टेम्परेचर को, लाइट को, वाटर को, या बाकी फिजिकल कंडीशन जो है उसमें. तो ये जो है उसका क्या है? फैक्टर कंपनसेशन है. इसके अलावा इकोटाइप है. Species with wide geographical ranges almost always develop locally adapted population. These are called ecotype. वो species जिनकी बहुत बड़ी geographical range होती है, वो कोई specific छोटे एरिया में के लिहाज से खुद को डेवलप कर लेती हैं, वो उसका इकोटाइप है. जेनेटिकली थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाती हैं, वो उसका इकोटाइप है. इसमें जो है फॉर एग्जांपल बहुत सी एनिमल्स में एग्जांपल्स देखी गई हैं, सच एज इकोटाइप्स जेलीफिश में देखा गया है, यूरोपियन ऑस्टर में, या फिर फ्रॉग में. फ्रॉग में ये होता है कि वो बाकी की निस्बत कुछ स्पीशीज़ फ्रॉग की कम टेम्परेचर पे ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर जाती हैं.
तो वो उस लिहाज से अडाप्टेड हैं, तो उस लिहाज से उनको इको टाइप का नाम दिया जाता है, जो कि बड़ी जियोग्राफिकल रेंज में लोकली अडॉप्टेड हो जाती हैं। इसके बाद है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। दो स्पीशीज हुज अकरेंस इन अ पार्टिकुलर एरिया इंडिकेट्स स्पेशल हैबिटेट कंडीशंस एंड सच स्पीशीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, जो कि जिन स्पीशीज़ की वजह से हम उस हैबिटेट की कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिंस दे इंडिकेट सम वेरी स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल अब डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, हर ऑर्गेनिज्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, बाकी एनिमल्स जो है इस फिनोमेना को शो करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ई कोलाई जो है वो एक इंडेक्स ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज़ होता है फॉर इंडिकेटिंग द एक्वेटिक पोल्यूशन। इसी तरह बर्विंग मे फ्लाई, दिस सर्व एज इंडिकेटर फॉर वेल ऑक्सीजनेटेड एक्वेटिक इन्वायरमेंट। इसी तरह फिशेस होती हैं जिसमें कैटला कैटला, लेबियो रोहिटा या लेबियो बैटा, ये फिशेस जो हैं वो इंडिया में बात करें एक रिवर से दूसरे रिवर की तरफ मूव कर जाती हैं, कब? जब उस रिवर में पोल्यूटेंट्स की तादाद इंक्रीज होती है। ये हाईली सेंसिटिव होती हैं पोल्यूटेंट्स के लिहाज से, तो जहाँ पे पोल्यूशन बढ़ने लगती है तो दूसरी तरफ ये मूव कर जाती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं, तो ये इंडिकेट कर रही होती हैं कि वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कम्युनिटी इकोलॉजी। होप सो कि आपके तमाम कंसेप्ट, तमाम टर्म्स जो हैं इस चैप्टर में क्लियर हो गई होंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।